नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे बांसवाड़ा के आदिवासी किसानों की लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के बाद की स्थितियों की और छठे चरण की। तो सबसे पहले बांसवाड़ा की बात। बांसवाड़ा अभी नया नया जिला बना है, संभाग बना है। इसकी दानपुर पंचायत समिति के कुछ आदिवासी किसानों ने आज बांसवाड़ा में आकर जमीन की रक्षा के लिए प्रदर्शन किया। दानपुर के विधानसभा सदस्य भी साथ थे। मुद्दा है कि उनकी ज़मीनें जो है विकास के नाम पर लगातार छीनी जा रही है और हर समय, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, आदिवासियों की, किसानों की ज़मीन पे ही नज़र रहती है, पूंजीपतियों की भी और सरकार की भी। तो उसका विरोध करने आए थे। अभी जो मुद्दा है वो सोलर पावर प्लांट लगाने का है। सरकार कह रही है कि हम सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं बांसवाड़ा में, दानपुर के क्षेत्र में, और वहाँ की ज़मीन अवाप्त करेंगे। वहाँ के किसान, 5-6 पंचायतों के किसान इकट्ठे होकर बांसवाड़ा में आए और कहा कि ये गलत है, हमारी ज़मीन का कब्जा हम नहीं देंगे। क्योंकि उन्होंने कहा आज से 10-12 साल पहले ताप बिजली घर लगाने के लिए भी आदिवासियों की ज़मीन छीनी गई थी इसी तरह से, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई वो नहीं लगा। आज तक उसके ऊपर कोई पावर हाउस नहीं लगा, बल्कि अब तो कोई योजना भी नहीं है पावर हाउस लगाने की। तो वो ज़मीन छीनने के बाद अब ये सोलर पावर प्लांट के नाम से फिर ज़मीनें छीनने का जो षड्यंत्र है, उसको हम किसी भी तरह से पूरा नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि इसके पहले भी कई बार आदिवासियों की ज़मीन छीनी गई, जैसे बांध बनाने के लिए भी आदिवासियों की ज़मीन छीनी गई, वहाँ पर उद्योग लगाने के लिए भी आदिवासियों की ज़मीन छीनी जाती है, गेम सेंचुरी बनाने के लिए भी आदिवासियों की ज़मीन छीनी जाती है। तो हर बार हमारी ज़मीन क्यों छीनी जाती है और पूंजीपतियों की और सरकार की निगाह हम पर ही क्यों रहती है? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। अब हम बात करेंगे 5वें चरण की, लोकसभा के 2024 के चुनाव में के 5वें चरण के बाद अब छठा चरण। छठे चरण में 58 सीटों पे मतदान होना है और ये मतदान जो है 25 मई को पूरा होगा और 7वें चरण के वोट 1 जून को पड़ेंगे। छठे चरण में हरियाणा की 10 सीटें और दिल्ली की 7 सीटें भी है। कुल 8 राज्यों में वोट पड़ेंगे। कश्मीर की एक अनंतनाग राजौरी सीट है, जहां पर पीडीपी की अध्यक्षा पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जो है चुनाव लड़ेगी। चुनाव लड़ रही है। झारखंड की 4, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर और पश्चिमी बंगाल की 8 सीटों पर भी चुनाव होंगे। तो ये तो छठे चरण की बात हुई, लेकिन 5वें चरण के बाद ये तो साफ हो गया कि चुनाव बिल्कुल एक तरफा नहीं है।
जैसा कहा जा रहा था कि 400 सीटें आएगी और एक तरफा चुनाव है, वो बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल कांटे की टक्कर है, बराबर की टक्कर है। और कोई भी गठबंधन, चाहे इंडिया या एनडीए, 272 पार कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही गठबंधन 272 से दूर रह जाएं। ऐसे में फिर उड़ीसा के नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के YSR रेड्डी, ये जो जगन रेड्डी, ये जो जन हैं, ऐसे और भी कुछ निर्दलीय वगैरह होंगे जो मिल करके, जिनके साथ मिल करके सरकार बनानी पड़ेगी, इनका समर्थन लेना पड़ेगा। और एक एक सीट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी उस समय। अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कोई एक गठबंधन, और ज़्यादा संभावना अब 5वें चरण के बाद ऐसे लग रही है कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना लेगा। पांचवें चरण के बाद ये इसलिए भी लग रहा है कि नरेंद्र मोदी, ये कुछ बातें बहुत साफ हो गई। नरेंद्र मोदी और भाजपा ने बहुत कोशिश की, लेकिन राम का मुद्दा नहीं चला। फिर उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से हिंदू मुसलमान हो जाए, सांप्रदायिक हो जाए, मुस्लिम लीग और पता नहीं किन किन चीज़ों की उनको बू आने लगी, मुस्लिम आरक्षण, और फिर संपत्ति का छीन करके घुसपैठियों को दे देना और अधिक बच्चे पैदा वालों को दे देना, और इस तरह की सारी बातें कही, लेकिन उनका असर लोगों पर नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि भारत की बहुसंख्यक जनता सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करती है। वो सहअस्तित्व के साथ रहना चाहती है, वो मिलजुल के रहना चाहती है और एक दूसरे के सहयोग, सहअस्तित्व को बनाए रखना चाहती है। ये बिल्कुल इस 5वें चुनाव चरण के बाद ये स्थिति बिल्कुल साफ हो गई। वो एक अलग बात है कि कुछ लोग हिंदू मुसलमान करके या सांप्रदायिकता फैला करके सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, उनको इस बार जनता ने पूरा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। तो इस चुनाव में उन दलों की, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई। एक और बात इस 5वें चरण के बाद जो साफ हुई है, वो ये है कि इस देश की जनता, बहुसंख्यक जनता, आरक्षण के खिलाफ नहीं है। जो कि डराया जाता है और कि आरक्षण हो जाएगा या आरक्षण ख़त्म कर देंगे, मतलब आरक्षण के खिलाफ नहीं है। क्योंकि जब आरक्षण की बात आई और ये आया कि भाई 400 सीटें इसलिए चाहिए बीजेपी को कि वो 400 सीटें लेकर के आरक्षण, ये संविधान को बदलना चाहते हैं। और संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? कि आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं। जब ये मैसेज गांव-गांव तक पहुंच गया, नीचे तक, तो लोगों ने उसका विरोध किया और लोगों ने भाजपा का विरोध किया और संविधान बदलने की बात का भी विरोध किया। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि अधिकतर जनता आरक्षण के खिलाफ नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं, 10-20%, 15%, 20% लोग हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो जनता है, ख़ास तौर से दलित, आदिवासी, पिछड़े जो लोग हैं, अति पिछड़े, वो आरक्षण के विरोधी नहीं हैं।
और इस मामले में इसका जनता पे बिल्कुल उल्टा असर हुआ। और 2014 और 2019 में जो जिन जिन वर्गों ने भाजपा के साथ जाकर के वोट किया वो भी भाजपा के खिलाफ हो गए और इंडिया गठबंधन को वोट करने लगे हैं। एक और ख़ास बात ये रही, इस चुनाव की एक और ख़ास बात ये रही कि संविधान इस चुनाव के मध्य में आ गया। विपक्ष भी और पक्ष भी दोनों अपनी बात को, चाहे वो उल्टी कह रहे हो, सीधी कह रहे हो, पक्ष में कह रहे हो, विपक्ष में कह रहे हो, लेकिन दोनों संविधान को लेकर ही बात कर रहे हैं और संविधान को बदलने का जो एक नैरेटिव बना उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये एक मतलब 75 साल के चुनावी प्रक्रिया में ये पहला साल है ऐसा कि जब संविधान के ऊपर वोट मांगा जा रहा है या वोट का विरोध किया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई कि संविधान की भूमिका मध्य हो गई। अब जो आगे से जो राज चलेगा, जो भी सरकार बनाए, चाहे इंडिया गठबंधन बनाए जाए, भाजपा बनाए, उनको इस संविधान को मान्यता देनी पड़ेगी और इसके अनुसार काम करना पड़ेगा। ये एक इसमें बहुत ही ज़बरदस्त बात छुपी हुई है जो सामने आई। तो ये वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और बेल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अभी ये फाइनल नहीं है, ये 2 चरण अभी बाकी हैं। तो 2 चरण के चुनाव में क्या होता है उसका हमको इंतजार करना पड़ेगा, फिर 4 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे तब ही हम कुछ कह सकते हैं कि किसकी सरकार बन रही है और क्या होने वाला है। धन्यवाद।